हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस का जो 90s डे प्लानर है उसका सामान्य विज्ञान का जो डे 34 टू डे 51 तक है का डे 1 यानी उनके अनुसार डे 34 कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले जो है हमारे चैनल पे हिस्ट्री के वीडियोस अपलोडेड हैं 90s डे प्लानर के। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप जा कर के हमारे चैनल पे उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको हमारी मेहनत, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और भी कौन से रिलेटेड टॉपिक या आपके कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट्स चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो ये आप देख सकते हैं, ये है 90s डे प्लानर जिसमें साइंस का जो पोर्शन है वो डे 34 टू डे 51 तक रखा गया है। हम आपके लिए वीडियो पहले ला रहे हैं ताकि आपको जो है सिलेबस समझने में आसानी हो, आप अच्छे से रिवाइज भी कर पाएँ। तो सबसे पहले जो है भौतिकी है और इनके ये टॉपिक्स हैं। देन है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, उसके बाद है बायोलॉजी। आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला चैप्टर है वो है भौतिकी का, जिसका टॉपिक है ध्वनि और गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है क्योंकि नम हवा में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व होता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है क्योंकि नम हवा में शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व होता है। तापमान में वृद्धि के साथ साथ ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, ऐसे करके जो है ध्वनि का वेग क्रमशः घटता जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज किसकी इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आवृत्ति की। हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है। वाट प्रति वर्ग मीटर तीव्रता की इकाई है। मीटर तरंगदैर्घ्य की इकाई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई डेसिबल है। श्रव्य ध्वनि की सुरक्षित सीमा 20 डेसिबल से 120 डेसिबल है। पीपीएम एक इकाई है जिसका उपयोग किसी पदार्थ में बड़े घोल में बहुत कम सांद्रता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, डेसिबल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ध्वनि स्तर का पैमाना। डेसिबल ध्वनि स्तर का एक पैमाना है। दो लगातार संपीड़न के बीच या दो लगातार दुर्लभ अंशों के बीच की दूरी को ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। कई आवृत्तियों के मिश्रण वाली ध्वनि को ध्वनि तरंग का नोट कहा जाता है। टोन एकल आवृत्ति की एक ध्वनि है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आवासीय क्षेत्र में दिन के समय अणु में शोर स्तर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 55 डेसिबल। दिन के समय आवासीय क्षेत्र में अणु में शोर स्तर 55 डेसिबल है और रात के समय 45 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति की सीमा है। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 20 हर्ट्ज से अधिक। इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति सीमा 20 हर्ट्ज से अधिक है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगें मानव कान को सुनाई नहीं देती। डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे जानवर जीवित रहने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों पर निर्भर करते हैं। चमगादड़ ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जिनकी आवृत्ति अल्ट्रासाउंड की होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति रेंज में मानव कान ध्वनि के कंपन की संवेदनशीलता महसूस करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 20 से 20,000 हर्ट्ज।
मानव कान 20 से 20,000 हर्ट्ज की रेंज में ध्वनि के कंपन संवेदनशीलता को महसूस करता है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग आवृत्ति की रेंज 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगें मानव कान को सुनाई नहीं देती। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दबाव। ध्वनि का वेग दबाव पर निर्भर नहीं करता। तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि का वेग बढ़ता है। आर्द्रता में वृद्धि के साथ ध्वनि का वेग बढ़ता है। घनत्व में वृद्धि के साथ ध्वनि का वेग घटता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि किससे होकर नहीं गुजर सकती? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वैक्यूम या निर्वात में। ध्वनि एक भौतिक या यांत्रिक तरंग है, इसलिए ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। आप कमेंट करके बताएं कि प्रकाश को जो है कैसा तरंग माना जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्टील, देन वाटर, देन एयर। वैक्यूम में ध्वनि की गति सबसे कम होती है। ठोस, द्रव, गैस में ध्वनि की गति, उसमें भी जो है सबसे ज़्यादा ठोस, फिर द्रव, फिर गैस में। सघन पदार्थ में ध्वनि की गति कम होती है। ध्वनि की गति माध्यम की लोच पर निर्भर करती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति तुलनात्मक रूप से अधिक होगी? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी लोहे की छड़। लोहे की छड़ ठोस है तो इसलिए सबसे ज़्यादा उसमें होगा, फिर उसके बाद पानी, फिर उसके बाद भाप और उसके बाद CO2। लोहे की छड़ में ध्वनि की गति होती है 5120 मीटर प्रति सेकेंड। पानी में ध्वनि की गति 1480 मीटर प्रति सेकेंड। भाप 100 डिग्री सेल्सियस में ध्वनि की गति होती है 477.5 मीटर प्रति सेकेंड। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की गति होती है 280 मीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आवृत्ति। ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति स्रोत द्वारा तय की जाती है, इसलिए यदि माध्यम बदलता है तो आवृत्ति नहीं बदलती। तेज दोलन अधिक आवृत्ति देता है। अधिक आवृत्ति का अर्थ है उच्च पिच या तीखी ध्वनि। मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की सीमा में ध्वनि सुन सकता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। वायुमंडल में तापमान में परिवर्तन के साथ ध्वनि तरंग का कौन सा चरित्र बदलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तरंग दैर्ध्य। ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य उच्च तापमान पर लंबी और निम्न तापमान पर छोटी होगी। अधिकतम विस्थापन के परिमाण को ध्वनि का आयाम कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता और कोमलता आयाम द्वारा तय की जाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चमगादड़ या डॉल्फिन अपने शिकारी या अन्य बाधाओं को पता लगाने में किस परिघटना का उपयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इकोलोकेशन। डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे जानवर जीवित रहने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों पर निर्भर करते हैं। चमगादड़ ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जिनमें अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ध्वनि तरंगे किस परिघटना को प्रदर्शित नहीं कर सकती? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ध्रुवीकरण। ध्वनि तरंगे ध्रुवीकरण की परिघटना को प्रदर्शित नहीं कर सकती। जब अलग अलग स्रोतों से दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगे एक ही समय में मौजूद होती हैं तो वे एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई ध्वनि उत्पन्न करती हैं। नई तरंग सभी अलग अलग तरंगों का योग होता है। तरंग पारस्परिक क्रिया को व्यतिकरण कहा जाता है। वह क्षेत्र जहाँ ध्वनि अधिक तेज होती है संपोषी व्यतिकरण, और वह क्षेत्र जहाँ ध्वनि और भी शांत होती है विनाशी व्यतिकरण कहलाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इससे पहले इसके और कुछ पॉइंट्स हैं। विवर्तन किसी वस्तु के चारों ओर प्रकाश या ध्वनि तरंगों का झुकना और फैलना है। ध्वनि का विवर्तन तब होता है जब ध्वनि तरंगें किसी खुले दरवाजे के चारों ओर मुड़ती हैं और कमरे में प्रवेश करती है। अपवर्तन में तरंग की गति में परिवर्तन के कारण ध्वनि तरंग का झुकना
अपवर्तन में ध्वनि तरंगों का मुड़ना या फैलना अपवर्तन कहलाता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गैस में ध्वनि का वेग निर्भर करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गैस का घनत्व और लोच। जितना अधिक लोचदार माध्यम होगा, ध्वनि की गति उतनी ही अधिक होगी। सघन पदार्थ में ध्वनि की गति कम होगी। माध्यम के दबाव में परिवर्तन ध्वनि के वेग को प्रभावित नहीं करता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो हम उसके स्रोत की पहचान कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ध्वनि में मौजूद उच्च आवृत्ति। जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो हम उसके स्रोत की पहचान ध्वनि में मौजूद ध्वनि की मूल आवृत्ति से उच्च आवृत्ति से कर सकते हैं। ध्वनि की तीव्रता से ध्वनि की प्रबलता और कोमलता तय होती है। अधिक तीव्र ध्वनि अधिक प्रबल प्रतीत होती है। श्रव्य ध्वनि की सुरक्षित सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगे दूसरों से भिन्न है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ध्वनि तरंगे। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। प्रकाश तरंग, एक्सरे और रेडियो तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण हैं, जबकि ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग या भौतिक तरंग है। प्रकाश तरंग, एक्सरे और रेडियो तरंग अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है, जबकि ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य है। विद्युत चुंबकीय तरंग बिना किसी भौतिक माध्यम के चलती है, जबकि ध्वनि तरंग के संचरण के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है, ध्वनि की प्रबलता इस पर निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आयाम। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। अधिकतम विस्थापन के परिमाण को आयाम कहा जाता है। जब ध्वनि तरंग दूर जाती है तो आयाम कम हो जाता है, इसे अवमंदन कहा जाता है। नेक्स्ट है, पिच संवेदना निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आवृत्ति पर। पिच संवेदना तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति स्रोत द्वारा तय की जाती है, इसलिए यदि माध्यम बदलता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तेज दोलन अधिक आवृत्ति देता है। बड़ी आवृत्ति का अर्थ है उच्च पिच या तीखी ध्वनि। मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की सीमा में ध्वनि सुन सकता है। यदि कोई ध्वनि वायु से जल में जाती है तो अपरिवर्तित रहने वाली मात्रा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आवृत्ति। यदि कोई ध्वनि वायु से जल में जाती है तो तरंग की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति ध्वनि द्वारा तय की जाती है, इसलिए यदि माध्यम बदलता है तो आवृत्ति नहीं बदलती। तेज दोलन अधिक आवृत्ति देता है। बड़ी आवृत्ति का अर्थ उच्च या तीखी ध्वनि, जो हम ऊपर भी पढ़ सकते हैं, वही सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अल्ट्रासोनिक तरंगे। अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग सोनोग्राफी और सोनार में किया जाता है। ये मानव कान को सुनाई नहीं देती। इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ध्वनि के परावर्तन से। प्रतिध्वनि तब सुनाई देगी जब ध्वनि तरंग 0.1 सेकेंड के अंतराल के बाद वापस आएगी। ध्वनि की अनुभूति हमारे कान में लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए पर्यवेक्षक और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। ये प्रश्न कई एग्जाम में आ भी चुके हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सोनार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि के बारे में हम लोगों ने ऊपर में पढ़ लिया है। प्रतिध्वनि बंद स्थान में कई परावर्तक वस्तुओं के साथ होती है। नेक्स्ट है, कंपन करने वाले तार के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सोनोमीटर। सोनोमीटर एक उपकरण है जो कंपन करने वाले तार के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है।
हाइड्रोमीटर का उपयोग घनत्व मापने के लिए किया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। डॉपलर का प्रभाव किसके लिए लागू होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भी, ध्वनि तरंगे। डॉपलर का प्रभाव ध्वनि तरंगों पर लागू होता है। डॉपलर का प्रभाव है यदि तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी बदलती रहती है तो श्रोता द्वारा सुनी गई अस्पष्ट आवृत्ति मूल आवृत्ति से भिन्न होती है। यदि स्रोत और पर्यवेक्षक करीब आ रहे हैं तो आवृत्ति बढ़ जाएगी। यदि स्रोत और पर्यवेक्षक एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो आवृत्ति कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सोनार। जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग होता है। सोनार इकोलोकेशन के सिद्धांत पर काम करता है। रडार एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विमान, जहाज, अंतरिक्ष यान, निर्देशित मिसाइल, मोटर वाहन, मौसम की जानकारी आदि का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। रडार परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रडार में रेडियो तरंग का उपयोग होता है। क्वासर एक अत्यंत चमकदार सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक है। इसे अर्धतारकीय वस्तु के रूप में भी जाना जाता है। पल्सर घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं जिनमें बहुत नियमित अंतराल पर विकिरण के स्पंदन होते हैं जो आमतौर पर मिलीसेकेंड से सेकेंड तक होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वायु में ध्वनि का वेग किसके परिवर्तन से नहीं बदलता? तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वायु का दाब। हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है कि दाब का जो है ध्वनि के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हवा में ध्वनि का वेग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तापमान के घटने पर घटता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोफोन। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। माइक्रोफोन एक ऐसा उपकरण है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसमीटर एक ऐसा उपकरण है जो एंटीना से निकलने वाली रेडियो तरंगें उत्पन्न करता है। एम्पलीफायर एक ऐसा उपकरण है या सर्किट है जो एक बाहरी बिजली की आपूर्ति का उपयोग करके एक आउटपुट सिग्नल उत्पन्न करता है जो इसके इनपुट की एक बड़ी प्रतिकृति है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अधिकांश मानव कान के लिए सबसे कम श्रव्य ध्वनि है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 0.0002 म्यू बार। यहाँ जो है इसके एक्सप्लेनेशन है। ध्वनि दाब डेसिबल में 0 डेसिबल इक्वल टू 20 माइक्रोपास्कल। न्यूनतम स्तर की ध्वनि जिसे मनुष्य सुन सकता है, यहाँ दिया गया है उसका। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बरसात के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी तक सुनी जा सकती है क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बरसात के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी तक सुनी जाती है क्योंकि नम हवा में ध्वनि तेजी से चलती है। तापमान में कमी के साथ हवा में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ध्वनि का वेग दबाव पर निर्भर नहीं करता। बाकी सारे पॉइंट हम ऊपर भी देख चुके हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति आने और जाने वाली ट्रेनों की सीटी सुनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ट्रेन आने पर उच्च पिच। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति ट्रेन आने पर आने वाली और जाने वाली ट्रेनों की सीटी सुनता है। डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत यदि तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी बदलती रहती है तो श्रोता द्वारा सुनी गई अस्पष्ट आवृत्ति मूल आवृत्ति से भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कैंडेला। कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, जो ज्योति तीव्रता की इकाई है। हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति की इकाई है। डेसिबल शोर की इकाई है। मैक संख्या वस्तु की गति या ध्वनि की गति। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चांद पर एक बम फटता है, आप पृथ्वी पर इसकी ध्वनि बाद में सुनेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते। चांद पर एक बम फटता है, आप पृथ्वी और चांद के बीच वैक्यूम स्पेस के कारण विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते।
ध्वनि वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकती, इसलिए हमें जो है वहाँ आवाज़ आएगा ही नहीं। किसी संगीत नोट की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है। सी, मौजूद हार्मोनिक्स। किसी संगीत नोट की गुणवत्ता मौजूद हार्मोनिक्स पर निर्भर करती है। हार्मोनिक एक ध्वनि तरंग है जिसकी आवृत्ति मूल स्वर के पूर्णांक गुणांक के बराबर होती है। ट्यूब पर उत्पन्न होने वाली सबसे कम आवृत्ति वाली ध्वनि मूल स्वर आवृत्ति होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाइड्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो डैश में परिवर्तन दिखाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी के नीचे ध्वनि। बाकी सारा जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अल्टीमीटर को देख लेते हैं। अल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग भूमि की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। इसमें जो है मैक्सिमम जो एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स है वो रिपीट हो रहे हैं, तो मैं जो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। हम लोगों ने जो पढ़ लिया है एक दो बार, तो मैं उनके एक्सप्लेनेशन को स्किप करते हुए बढ़ते जा रही हूँ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वाट प्रति वर्ग मीटर। ऊर्जा घनत्व की एसआई इकाई जूल प्रति वर्ग मीटर। दबाव की एसआई इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। महिलाओं की आवाज़ तीखी होती है क्योंकि करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उच्च आवृत्ति। महिलाओं की आवाज़ तीखी होती है क्योंकि उनकी आवृत्ति अधिक होती है। ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यदि मैक संख्या 1 है तो किसी वस्तु की गति डैश के बराबर होगी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ध्वनि की गति के। यदि मैक संख्या 1 है तो किसी वस्तु की गति ध्वनि के गति के बराबर होगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आवृत्ति की इकाई क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है। वाट शक्ति की इकाई है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। न्यूटन बल की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इंफ्रासोनिक ध्वनि। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को इंफ्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 17 मीटर प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के पिच को निर्धारित करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आवृत्ति। नेक्स्ट है, मनुष्य द्वारा ध्वनि की सामान्य और अधिकतम सहन सीमा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 60 डेसिबल से 80 डेसिबल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब जो है चैप्टर नया है गुरुत्वाकर्षण। चलिए इसके प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल बल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, परमाणु बल। गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, कमजोर परमाणु बल, मजबूत परमाणु बल, ये सभी जो है क्या है, 4 मूल बल हैं। इनमें से जो है सबसे ज़्यादा होता है परमाणु बल की ताकत, फिर उसके बाद कमजोर परमाणु बल, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण विकसित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द्रव्यमान। द्रव्यमान जड़ित प्रभाव को दिखाने वाली सामग्री के अंतर्निहित विशेषता है। गुरुत्वाकर्षण एक दुर्बल मूलभूत क्षेत्र बल है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सभी ग्रह दीर्घवृत्त की एक नाभि पर सूर्य के साथ अंडाकार कक्ष में घूमते हैं, नियम है। करेक्ट आंसर होगा ए, केपलर का नियम। केपलर के पहले नियम को कक्षा के नियम के रूप में भी जाना जाता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों का क्षेत्रीय वेग स्थिर रहता है, यह केपलर का दूसरा नियम है।
समय का वर्ग सूर्य और ग्रहों के बीच के दूरी के घन के समानुपाती होता है। ये केपलर का तीसरा नियम है। दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। केपलर का दूसरा नियम, जिसे इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ग्रहों की क्षेत्र का नियम। केपलर का तीसरा नियम आवर्त या समयावधि का नियम कहलाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, केपलर का दूसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कोणीय संवेग का संरक्षण। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। केपलर का दूसरा नियम कोणीय संवेग के सिद्धांत पर आधारित। कोणीय संवेग घूर्णनशील पिंड की विशेषता है। जब कोणीय बल या टार्क अनुपस्थित होता है तो घूर्णनशील पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित की जा सकती है। रैखिक संवेग गतिशील पिंड की विशेषता है। जब पिंड पर कार्य करने वाला बल अनुपस्थित रहता है तो पिंड का संवेग संरक्षित रहता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पृथ्वी की गति रैखिक गति अधिकतम हो जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सर्दियों में। सर्दियों में पृथ्वी की रैखिक गति अधिकतम हो जाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। केपलर का तीसरा नियम, जिसे इस नाम से जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, आवर्त का समयावधि नियम। नेक्स्ट है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एफ समानुपाती m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हेनरी कैवेंडिश द्वारा गणना की गई सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान है ये। नेक्स्ट है, ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान बी घटता है। ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान घटता है जब कोई वस्तु किसी निश्चित ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका वेग बदल जाता है और वेग में यह परिवर्तन वस्तु में उत्पन्न त्वरण करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान आधा हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, गहराई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, घटता है। गहराई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान घटता है जबकि वस्तु किसी निश्चित ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका वेग बदल जाता है और वेग में यह परिवर्तन वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भी, ध्रुवीय गुरुत्वीय त्वरण। उसके बाद भूमध्य रेखीय गुरुत्वीय त्वरण। ध्रुवीय गुरुत्वीय त्वरण जो है भूमध्य रेखीय गुरुत्वीय त्वरण से बड़ा होता है। ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण से अधिक होता है क्योंकि ध्रुव पर पृथ्वी की त्रिज्या भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना बढ़ जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कम हो जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। यदि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना बढ़ जाता है तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कम हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण पृथ्वी की कोणीय गति पर निर्भर करता है। यदि पृथ्वी की कोणीय गति बढ़ जाती है तो केंद्रापसारक बल बढ़ जाता है। कौन सा बल? केंद्रापसारक बल, जिसके परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण त्वरण कम हो जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यदि पृथ्वी की कोणीय गति कम हो जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बढ़ जाएगा
ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण वही रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि कोई कार भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है तो कार का भार, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, घटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है केंद्रापसरक बल बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी की कोणीय गति बढ़ जाती है तो ध्रुव पर पिंड का भार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वही रहेगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। यदि पृथ्वी की कोणीय गति बढ़ जाती है तो ध्रुव पर पिंड का भार वही रहेगा, क्योंकि ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर पृथ्वी की कोणीय गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यदि पृथ्वी की कोणीय गति कम हो जाती है तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार अब जो है अपोजिट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी की कोणीय गति कम हो जाती है तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार बढ़ जाएगा। जब पृथ्वी की कोणीय गति कम हो जाती है तो केंद्रापसरक बल का मान कम हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पिंड का भार बढ़ जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यदि द्रव्यमान m किसी वस्तु को अनंत से किसी बिंदु पर लाया जाए तो उस वस्तु में ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। यह उस वस्तु की संभावित ऊर्जा है। संभावित ऊर्जा बराबर -G/m/r। नेक्स्ट है, दो बिंदुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन इस पर निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। पिंड का द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, बिंदुओं के बीच की दूरी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पलायन वेग है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए किसी वस्तु द्वारा आवश्यक न्यूनतम वेग। पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो है वो कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र है। विभिन्न ग्रहों के लिए पलायन वेग अलग अलग होता है। जिस वेग से एक पिंड दूसरे पिंड के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे कक्षीय वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पलायन वेग है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, √2Gm/r, जहाँ G सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, m ग्रह का द्रव्यमान है और r ग्रह की त्रिज्या। पलायन वेग किसी वस्तु द्वारा ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग है। इसे हम पहले देख ही लिए। पृथ्वी का पलायन वेग हम जानते हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और चांद के लिए पलायन वेग हो जाएगा 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है। पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र है। विभिन्न ग्रहों के लिए पलायन वेग अलग अलग है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न, जिस वेग से एक पिंड दूसरे पिंड के चारों ओर घूमता है उसे कहते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करके भी जाएं। आप लोग देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ हमारे मेहनत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आगे और भी जो भी इम्पोर्टेंट रिलेटेड टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम से वो ला सके अपने चैनल पे। जो प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं वो सभी डाल सकें। तो प्लीज़ हमें जो है थोड़ा मोटिवेट करें ताकि हम और भी ज़्यादा वीडियोस अपने चैनल पे डाल सकें। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कक्षीय वेग। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। जिस वेग से एक पिंड दूसरे पिंड के चारों ओर घूमता है उसे कक्षीय वेग कहते हैं। किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए किसी वस्तु द्वारा आवश्यक न्यूनतम वेग को उस ग्रह का पलायन वेग कहते हैं। ये सारे जो पॉइंट हैं ये पहले भी हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, उपग्रह है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एक वस्तु जो एक बड़ी वस्तु के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट है, इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। उपग्रह एक वस्तु है जो एक वस्तु के चारों ओर घूमती है, एक बड़ी वस्तु के चारों ओर घूमती है।
उपग्रह में गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है लेकिन केंद्रापसारक त्वरण के कारण महसूस नहीं होता। पृथ्वी के सबसे तेज उपग्रह की गति 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। उपग्रह की गति 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अधिक संभव नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उपग्रह के अंदर की वस्तुएं भारहीनता क्यों महसूस करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि वस्तु पर कार्य करने वाला केंद्रापसारक बल वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह में गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है लेकिन महसूस नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केंद्रापसारक बल के कारण। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह का स्थान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विषुवतीय तल। भू स्थिर उपग्रह का स्थान विषुवतीय तल है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से दिखाई देता है, स्थिर दिखाई देता है। एक चक्कर पूरा करने में से 24 घंटे लगते हैं। भू स्थिर उपग्रह के घूमने की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यदि दो पिंड एक ही गति से लेकिन भिन्न भिन्न दिशा में एक टावर से फेंके जाते हैं तो वे जमीन से टकराते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अलग अलग समय पर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इससे पहले एक और पॉइंट है उसका, यदि दो पिंड एक ही गति से लेकिन भिन्न भिन्न दिशा में एक टावर से फेंके जाते हैं तो वे एक ही गति से जमीन से टकराते हैं लेकिन एक ही समय में नहीं। अब अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, और ये लास्ट क्वेश्चन है, यदि दो पिंड एक टावर से अलग अलग गति से क्षैतिज रूप से फेंके जाते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पिंड एक ही समय पर अलग अलग गति से जमीन पर पहुंचेगा। यदि दो पिंड एक ही टावर से अलग अलग गति से क्षैतिज रूप से फेंके जाते हैं तो वे एक ही समय पर अलग अलग गति से ज़मीन पर टकराएंगे। फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो है साइंस का डे 1 परफेक्शन आईएएस प्लानर का यहीं पे कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, हम और भी अच्छे अच्छे एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोस आप तक ला पाएँ, सबसे जल्दी लाने की कोशिश कर पाएँ। और साथ ही अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक देखा है और लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें। साथ ही परफेक्शन आईएएस का 90 डे प्लानर का हिस्ट्री का टॉपिक्स, हिस्ट्री के डेज वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो जाके देखें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू। बाय।